दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसे चोर की होने वाली है जिसने बड़े बड़े जेलों में से भागकर उनके सिक्योरिटी सिस्टम की बैंड बजा दी। ये आदमी इतना शातिर है कि कोई भी जेलर इसे भागने से रोकने में कामयाब नहीं हो सका। पर क्या सच में ऐसी कोई जेल नहीं है जो इस तरह के शातिर चोर को कैद कर सके? इस सवाल का जवाब हमें कहानी में आगे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बेंड वाटर फेडरल पेनिमेंट्री कोलोराडो से, जहाँ पर बहुत से कैदी बंद होते हैं। ये एक तरह की जेल थी। यहाँ मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर रे ब्रेसलिन से, जो कि इसी जेल का एक कैदी है। रे अपने आसपास की चीज़ों को बड़ी गौर से देख रहा होता है और एक बुक पढ़ता है। अचानक से वो बुक के कुछ पेजेस को जला देता है और उसकी राख से दीवार पर कुछ मार्किंग करता है। उसी समय रे के बगल वाले सेल में मौजूद कैदी उससे बात करने की कोशिश करता है। असल में वो रे को पसंद नहीं करता, इसीलिए कुछ देर बाद जब सभी कैदी अपने सेल के बाहर जाते हैं तो वो आदमी एक दोस्त के साथ मिलकर रे पर हमला करने लगता है। पर रे उन दोनों को मारकर जमीन पर गिरा देता है और तभी वहां गार्ड आ जाते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। जेल में लड़ाई करने की वजह से उसे वहां के आइसोलेशन वार्ड में लाया जाता है, जहां उसे एक छोटी सी कमरे में रखा जाता है। उस कमरे में डालने से पहले रे के हाथ पैर के कफ्स निकाल दिए जाते हैं। वो सेल एक इलेक्ट्रिक लॉक की मदद से बंद किया जाता है। वो अपने हाथ में बाइबल की बुक लेकर उस सेल में चला जाता है, जहां वो देखता है कि उस कमरे की छत से बहुत सी सनलाइट आ रही है। आइसोलेशन वार्ड के सभी कैदियों के कमरे में कैमरास लगे हुए थे, जिनकी मदद से गार्ड हर पल उन सभी पर नजर रखे हुआ था। कुछ देर बाद एक गार्ड आता है जो उसे वॉशरूम लेकर जाता है, जहां पर वो टॉयलेट पेपर से बहुत सी बॉल बनाता है और उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा देता है। अब जब उसे खाना खाने के लिए दिया जाता है तो वो दूध के पैकेट से भी कुछ बनाता है, जिसके बाद वो गार्ड से टाइम पूछकर काउंटिंग करने लगता है जैसे कि कुछ होने वाला हो। रे काउंटिंग करता है और तभी जेल के बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है, जो धीरे धीरे जेल के पास आने लगती है। और वो कार जिसे वो उतरी थी उसमें थोड़ी देर बाद ब्लास्ट होता है। इस धमाके से सब तरफ हंगामा मच जाता है, जिससे कि जेल के सभी गार्ड बाहर चले जाते हैं। जो गार्ड आइसोलेशन वार्ड में थे वो सभी कैदियों को चेक करने के लिए कैमरास को चेक करते हैं, मगर उन्हें कोई भी मिसिंग दिखाई नहीं देता। मगर जब एक गार्ड रे के रूम में जाकर देखता है तो वहां पर बस उसकी बाइबल रखी हुई थी। वहीं बाहर फायर लगने की वजह से वहां तुरंत फायर फाइटर आ जाते हैं और रे एक फायर फाइटर की ड्रेस पहनकर अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। आगे वो अपने दोस्त हश और अबी के साथ कुछ दूर तक कार से जाता है और फिर उन्हें छोड़कर फोन बूथ से किसी को कॉल करता है। पर इसी बीच उसे वहां की पुलिस पकड़ लेती है और तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसे रे ने ही कॉल पर बुलाया था। हम देखते हैं कि पुलिस की सभी गाड़ियां रे को एक बड़े से मेंशन में लेकर जा रही। यहाँ रे का एक दोस्त लेस्टर क्लार्क जेल के वार्डन को बताता है कि जो कैदी जेल से भागा है वो असल में कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि उसका दोस्त रे ब्रेसलिन है। उन लोगों की एक सिक्योरिटी कंपनी है और उन्हें फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन ने हायर किया है उनके जेल के सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए, ताकि वहां से कोई कैदी भाग ना जाए। मगर रे फिर भी वहां से भाग निकला। अब ये सब सुनकर वार्डन काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसकी प्रिजन से कोई भाग सकता है। इसीलिए वो रे से उसके भागने का तरीका पूछता है। तो यहाँ रे उसे उस प्रिजन का पूरा ब्लूप्रिंट समझाने लगता है और उसके सभी वीक पॉइंट के बारे में भी बताता है। आगे वो बताता है कि उसने जानबूझकर प्रिजन में एनिमीज बनाए थे ताकि वो उन्हें इस्तेमाल करके वहां से बाहर निकल सके। और ऐसा ही हुआ। जब रे की लड़ाई हुई तो उसे आइसोलेशन वार्ड में रख दिया गया, जहाँ के रूटीन के हिसाब से उसे वॉशरूम में 30 सेकेंड दिए जाते हैं। और उसी वक्त उसने ये पूरा प्लान बनाया। और ये सुनकर वार्डन पूछता है कि बाहर निकलने के लिए तो उस सेल के डिजिटल कोड की ज़रूरत पड़ी होगी, आखिर वो उसे कैसे मिला? जिस पर रे बताता है कि आप लोग जो मिल्क का पैकेट भिजवाते थे उसके अंदर एक प्लास्टिक की फिल्म थी, जिसे मैंने डिजिटल लॉक के ऊपर लगा दिया। और जब गार्ड ने उसमें कोड एंटर किया तो उसके फिंगरप्रिंट उस पर रह गया और उसी की मदद से मैंने वो डोर खोल लिया। जब मेरे दोस्त से बाहर ब्लास्ट किया तो सभी गार्ड वहां से चले गए और तब मैंने गार्ड रूम में जाकर अपनी वीडियोस को एक लूप में सेट कर दिया, जिससे जब वो वापस आए तो उन्हें लगे कि मैं अभी भी सेल में हूँ। और उसी वक्त मैं जेल की एयर डक्ट से निकलकर बगल बने फायर स्टेशन पहुंच गया। वहां से बाहर निकल गया, क्योंकि जेल के अंदर का फायर स्टेशन ही एक ऐसी जगह है जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इन सब के बाद वो अपने दोस्त के साथ लॉस एंजलिस चला जाता है, जहां उनका ऑफिस होता है। जब रे ऑफिस जाता है तो वहां उसके मीटिंग के लिए कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। मीटिंग में वो मिलता है जेसिका मिलर से, जो खुद को एक लॉयर कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। वो रे की काफ़ी तारीफ करती है और बताती है कि वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से है
वो आगे बताती है कि गवर्नमेंट ने एक हाई टेक्नोलॉजी जेल बनाई है बहुत ही खतरनाक प्रिजनर्स के लिए, लेकिन वो टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि कहीं उस जेल से कोई भाग तो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ ऐसे क्रिमिनल्स भी मौजूद हैं जो रियल वर्ल्ड में या तो मर चुके हैं या एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो ये भी बताती है कि उस जेल की लोकेशन भी सीक्रेट है। अगर रे ने ये काम कर दिया तो उसे बाहर से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी, ना ही उसके लोग उसे ट्रैक कर पाएंगे। अब हुश और एबिगेल को ये बहुत ही खतरनाक काम लगता है, इसीलिए वो रे को उसके लिए मना करते हैं। मगर क्लार्क कहीं ना कहीं उस डील के फेवर में होता है, क्योंकि जेसिका उन्हें बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में डबल पैसे ऑफर कर रही थी। अब सब कुछ रे के डिसीजन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक पैशनेट आदमी था, इसीलिए वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और सभी लोग उस प्रोजेक्ट की तैयारी में लग जाते हैं। हश और खासकर एबिगेल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो वर्क उनकी कंपनी की पॉलिसीज के एकदम खिलाफ था। मगर फिर भी रे की वजह से वो उसकी फेक प्रोफाइल जनरेट कर देते हैं, जिसमें वो एक टेररिस्ट एंथनी पोर्टोस है और उसने कुछ बड़े बॉम्ब ब्लास्ट में उसका हाथ है। वो उसे कैरेक्टर से जुड़ी सभी डिटेल और उसके साथ स्केप कोड भी बताते हैं, जिसके बाद वो उसके हाथ में ट्रैकर लगा देते हैं ताकि वो लोग उसे ट्रैक कर सके। अब इन सब के बाद रे जेसिका की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ एक वैन आती है जो एक जोर का इलेक्ट्रिक शॉक देकर रे को किडनैप करके ले जाती है। वो लोग तुरंत ही रे की पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं। वो ट्रैकर जो हुश ने उनके शोल्डर पर लगाया था वो उसकी बॉडी से निकाल देते हैं, जिससे रे के दोस्त अब उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अब आगे वो उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तो वो एक हेलीकॉप्टर में था। तभी वो फिर से उसे बेहोश करते हैं और जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक जेल के अंदर पाता है जो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाली होती है। उस जगह के सभी रूम ट्रांसपेरेंट थे और सभी कैदियों पर बहुत सारे गार्ड और कैमराज नज़र रखे हुए थे। तभी उस जेल का वार्डन हॉब्स रे से मिलता है, मगर रे उसे मिलकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उसे तो वार्डन का नाम मार्च बताया गया था। अब ये सब देखकर रे उसे अपनी इवैक्यूएशन कोड बताता है, मगर वो वार्डन उसे कहता है कि अब वो वहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएगा। यहाँ रे को समझ आ चुका है कि वो बुरी तरह से यहाँ फंस चुका है, उसे फंसाया गया और उसे कोई बाहर से मदद अब मिलने वाली नहीं है। कुछ देर बाद सभी कैदी अपनी सेल से बाहर जाते हैं और एक मीटिंग एरिया में मिलते हैं, जहाँ कुछ गार्ड एक आदमी को बुरी तरह से पीटते हुए लाते और उसे बेहोश होने तक उसे मारते ही रहते हैं। इसी वक्त कुछ कैदी रे के पास आते हैं, मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ करते वहाँ एक और आदमी आ जाता है, जिसे देखकर सभी पीछे हट जाते हैं। वो आदमी खुद को एमिल रॉटमेयर कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है और रे से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, मगर रे उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब एमिली उसे वहाँ होने का रीज़न पूछता है, मगर वो भी उसे उल्टा वही सवाल करता है, जिस पर वो बताता है कि विक्टर मैनहेन नाम का एक आदमी जिसका वो सिक्योरिटी गार्ड था, उस आदमी ने अमीर लोगों से पैसे लेकर गरीबों में बांट दिए। इसी वजह से सभी लोग उसे ढूंढ रहे और वो चाहते हैं कि मैं उसका पता बता दूं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। एमिली नोटिस करता है कि रे पूरे जेल को धीरे धीरे स्कैन कर रहा है, इसीलिए वो उसे फ्रेंडली होने की कोशिश करता रहता है। वहीं रे भी अब उसे फ्रेंडली बिहेव करने लगता है। रे हर जगह से उस जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, मगर उसे कोई भी रास्ता अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन वो एमिली से कहता है कि उसे वहाँ आइसोलेशन वार्ड में जाना है, जिस पर वो मान जाता और उसे मानने लगता। अब उन दोनों को लड़ाई करता देख वहाँ गार्ड आ जाते हैं और रे के प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता है। उस जगह का आइसोलेशन वार्ड एक बहुत ही छोटा कमरा होता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े हैलोजन लाइट लगे हुए थे। अब जैसे ही लाइट ऑन होती है उन दोनों की हालत गर्मी और एक्सेसिव लाइट की वजह से खराब होने लगती है। अब ये सब कुछ वार्डन हॉब्स कैमरा में देख रहा होता है। इधर हुश और एबिगेल क्लर्क को जेसिका से बात करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। दूसरी तरफ जेल में रे को देखने के लिए एक डॉक्टर आता है, जो कि उससे थोड़ा फ्रेंडली तरीके से बात करता है, मगर जब गार्ड उसे पूछता है तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। उन लोगों की बातें रे सुन रहा होता है, जिससे वो उसे डॉक्टर पर थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है। तो जब एमिली रे से मिलता है तो वो उसे रे की पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है, मगर वो कहता है कि अगर वो एक मेटल का 3 इंच लंबा टुकड़ा ला कर दे तो शायद वो दोनों इस जेल से बाहर निकल सकते हैं, जिस पर एमिली एग्री हो जाता है और वार्डन हॉब से मिलने जाता है। वार्डन उसे विक्टर के बारे में पूछता है, उसकी लोकेशन बताने को कहता है, जिसके लिए वो उसे 10 सेकेंड देता है, मगर वो टाइम बातों में जानबूझकर वेस्ट कर देता है एमिली, जिससे कि उसे गुस्सा आ जाता है और वो एमिली के मुंह में रबर पाइप डाल देता है सज़ा के तौर पर। और कुछ देर बाद जब वो बेहोश हो जाता है तो वो उसे हटा देता है, लेकिन इसी बीच एमिली एक मेडल का पीस लेने में कामयाब हो जाता है और यही तो वो यहाँ करने आया था। अब थोड़ी देर बाद जब वो रे से मिलता है तो उसे वो टुकड़ा देता है,
तब रे उसे बताता है कि उसने बहुत से प्रिजन की सिक्योरिटी को तोड़ा है, जिस पर उसने किताब भी लिखी है और उसे ऐसा लगता है कि हॉब्स ने वो किताब को पढ़कर ये जेल बनाया है। आगे वो एमिली को बहुत से साइंस के लॉजिक बताता है और कहता है कि उस जगह की हवा में मॉइस्चर है, जिसका मतलब है कि वो लोग समुंदर के आसपास हैं। वो उसे ये भी बताता है कि आइसोलेशन वार्ड की ज़मीन पर कुछ स्क्रू हैं जिन्हें खोल कर नीचे जाया जा सकता है। अब वो उस जगह का भी ब्लूप्रिंट एमिली को समझाने की कोशिश करता है, जिसे सुनकर वो काफ़ी इम्प्रेस होता है। और इन सब के बाद एमिली पूछता है कि तुम्हें इस जगह को चेक करने के लिए कितना टाइम की ज़रूरत है, जिस पर रे बोलता है कि 3 से 5 मिनट। तभी एमिली अपनी जगह से उठकर जावेद नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसके पास जाकर वो उसकी मदर के बारे में बुरी बातें करने लगता है। इससे जावेद उसके लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एमिली और रे उन सभी के आसपास में लड़ाई होने लगती है। मगर उसी समय वहाँ गार्ड आ जाते हैं और उन सभी को एक बार फिर से आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता है। अब तक ये सब कुछ रे के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। अब आइसोलेशन रूम में पहुंचते ही रे उस मेटल की मदद से उन स्क्रूज को खोलने लग जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके अंदर एक रास्ता है। वो अपने बगल वाले रूम में एमिली को आवाज़ से इशारा देता है। इस पर एमिली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसी वक्त रे अपने कैमरा को एक पेपर की मदद से ढक देता है, जिस पर वार्डन हॉब्स को शक होता है और वो उन सभी को चेक करने के लिए आता है। जैसे ही एमिली को लगता है कि वार्डन आ गया, वो और ज़ोर से चिल्लाने लगता है ताकि रे को और ज़्यादा समय मिल सके। वहीं दूसरी तरफ रे उस होल में अंदर जाता है और बहुत सारे रास्ता को पार करके एक जगह से बाहर निकलता है। पर यहाँ जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक बहुत ही बड़ी शिप के ऊपर मौजूद है। मतलब ये पूरी जेल इस शिप पर बनाया गया है, जो कि समुंदर के बीचों बीच में है। अब ये सब देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे इतनी खतरनाक सिक्योरिटी की उम्मीद नहीं थी। अब उसे समझ आ चुका है कि वो अभी तो वहाँ से भाग नहीं सकता। वो वापस उसी रास्ते से जाने लगता है, मगर तभी एक पाइप की टूट जाने की वजह से सभी जगह पानी भरने लगता है। मगर आखिरी में रे अपने सेल तक जैसे तैसे पहुँच जाता है। जब सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया जाता है तो वो लोग डैमेज की एक्चुअल लोकेशन ढूंढ लेते हैं, मगर वार्डन हॉब्स को रे पर शक हो जाता है, जिस पर वो क्लार्क को कॉल करके उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी पूछता है। तब क्लार्क उसे बताता है कि वो रे ब्रेसलिन है, जिसे सुनकर हॉब्स भी हैरान था, क्योंकि उसने उसी की किताब को पढ़कर वो जेल बनाया था। और वो ये भी समझ जाता है कि अगर उसने थोड़ी भी गलती करी तो रे वहाँ से भाग जाएगा। इसी वजह से वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करने लगता है। वहाँ के सोल्जर रे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसकी हालत काफ़ी ख़राब कर देते हैं, ताकि सोचने का बिल्कुल भी समय ना मिले। लेकिन दोस्तों, रे हार मानने वाला नहीं है। यहाँ एमिली भी उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है और उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करता है। अब उसे चोट लगने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और उन्हें उसके लिए काफ़ी दुख होता है। इसी बीच रे एमिली को बताता है कि कई साल पहले वो एक लॉयर था और उसने एक आदमी को जेल भिजवाया था, मगर वो जेल से भाग गया और उसने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला। इसीलिए अब वो जेल की सिक्योरिटी को चेक करने का काम करता है, ताकि वहाँ से कभी कोई कैदी भाग ना सके। दूसरी तरफ हर्ष को पता चलता है कि रे जिस जेल में है वो कोई गवर्नमेंट जेल नहीं है, बल्कि ब्लैक वाटर माफियाज के अंडर इलीगल जेल बनाई गई है। पर उन्हें अब उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा। इधर रे और एमिली आपस में बैठकर वहां से निकलने का प्लान डिस्कस कर रहे होते। तब रे पेन और एक आदमी के चश्मे की मदद से सेक्सटन नाम का एक डिवाइस बनाता है, जो उनकी लोकेशन ढूंढने में मदद कर सकता है। अब वो उस डिवाइस को एमिली को दे ही रहा होता है कि तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं और उसे सेक्शन ई में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब वहाँ रे हॉब से बोलता है कि एमिली उसका दोस्त है, इसीलिए अगर वो चाहे तो वो उसके लिए विक्टर मैनहीन का पता ला कर दे सकता है, जिसके बदले हॉब्स उसे आज़ाद कर देगा। अब ये डील हॉब्स को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि एमिली काफ़ी टाइम से कुछ बता नहीं रहा था। इधर रे वापस आकर एमिली को बता देता है कि उसने हॉब्स के साथ डील की है, जिसके बाद वो लोग अपने काम जारी रखते हैं। और रे कहानियाँ बना कर हॉब्स को बता रहा था। वहीं वो एमिली से कहता है कि सेक्सटन को यूज़ करने के लिए उन्हें रात में आसमान देखना होगा, जिस पर एमिली कहता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो ये काम कर सकता है। वो जावेद के पास जाता है और उसे अपना प्लान बताता है। जावेद को एमिली से बात करता देख हॉब्स तुरंत उसे अपने पास बुला लेता है, जहां वो जावेद से कहता है कि वो उन्हें सब कुछ बता देगा। जावेद उससे कहता है कि वो उन्हें सब कुछ बता देगा अगर उसे एक रात आसमान के नीचे अकेले नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, जिस पर हॉब्स एग्री हो जाता है। अब उस रात जब जावेद नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो वो उस डिवाइस की मदद से आसमान में लगे सितारों को देखता है और उस जगह के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेता है। जब वो वापस आकर उसे रे को देता है तो रे उसे आइडिया लगाता है कि वो लोग ईस्ट चाइना की कोस्ट मोरक्को के पास है, जिस पर एमिल कहता है कि वहाँ उसका एक दोस्त है जिसके ऊपर उसके बहुत से एहसान है, इसीलिए वो उनकी मदद कर सकता है।
मगर प्रॉब्लम ये है कि बिना मैसेज के वो आएगा कैसे। जिस पर रे के पास भी एक तरकीब होती है। वो एक बहाने से वहाँ के डॉक्टर के पास जाता और उसे एक किताब की पेज 88 पढ़ने के लिए कहता है। जब डॉक्टर वो किताब को चेक करता है तो वो हिपोक्रेट्स की ओथ थी जो लोग डॉक्टर बनने से पहले ली जाती है। अगले दिन डॉक्टर रे से पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता कि उसने ये लिखा है, जिस पर रे कहता है कि क्योंकि वो किताब मैंने ही लिखी है। अब ये सुनकर डॉक्टर शॉक था और उसकी मदद करने के लिए भी राजी हो जाता है। जिसके बाद वो डॉक्टर को एक मैसेज देता है जिससे उसे आमली के लोगों तक पहुंचाना है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने सेल में एक नकली एस्केप प्लान रेडी करता है ताकि हॉब्स उसके जाल में फंस जाए। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। हॉब्स रे के सेट किए हुए नकली प्लान पर अपना पूरा फोकस करने लगता है और सेक्शन सी की सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ा देता है। ये सब कुछ देखकर रे को भी यकीन हो जाता है कि हॉब्स उसके जाल में फंस चुका है। इसी बीच हम देख पाते हैं कि डॉक्टर भी उस मैसेज को सक्सेसफुली डिलीवर कर देता है। अब जैसे ही सारी सिक्योरिटी सेक्शन सी में जाती है तभी जावेद एक आदमी से लड़ाई करना शुरू कर देता है, जिससे सभी कैदी आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर हॉब्स समझ जाता है कि उसके साथ गेम खेला गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर रे, एमिली और जावेद वहां से भागने लगते हैं। उनके पास बाहर निकलने के लिए सिर्फ 11 मिनट थे। वहीं इंफॉर्मेशन मिलने पर एमिली का दोस्त भी उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर से वहां आ गया था। उन लोगों को भागता हुआ देखकर हॉब्स पूरे जेल में लॉकडाउन लगा देता है ताकि कोई भी बाहर ना जा सके, जिससे ही उनके भागने का मेन डोर बंद हो जाता है। अब वो लोग किसी और एग्जिट को देखने लगते हैं, तभी जेल के कुछ गार्ड उन पर फायरिंग करते हैं जिसमें जावेद को गोली लग जाती है। अब वो लोग उसे लेकर एक रूम में जाते हैं। यहाँ उसे बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही थी और उसे पता चलता है कि अब वो बच नहीं सकता, इसीलिए वो बाकी लोगों को जाने के लिए कहता है। तभी रे एमिली को वहां से निकलने के लिए कहता है और खुद इंजन रूम की तरफ निकल जाता है। अब जैसे ही डोर खुलता है जावेद अपनी पूरी ताकत से सभी गार्ड पर गोलियां चलाता है, मगर वो ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाता। अब एमिली और रे को अलग जाता देख हॉब्स आइडिया लगा लेता है कि रे इंजन की तरफ जा रहा है। वहीं रे अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। जब वो इंजन रूम की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी हॉब्स एक आदमी पर उस पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। काफी लड़ाई के बाद रे बड़ी मुश्किल से उसे मारकर इंजन रूम में पहुंच जाता है और वहां जाकर वो सभी सिस्टम को बंद कर देता है। इसी बीच हॉब्स और गार्ड भी वहां आ जाते हैं और वो इंजन को फिर से शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रे उस शिप के ऊपर पहुंच चुका था जहां उसका हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था। वो बहुत मुश्किल से गार्ड की गन फायरिंग से बाहर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो रे का इंतजार करने लगता है। इसी बीच सिस्टम रिबूट होने पर फ्लश टैंक खुल जाता है और उसी के साथ रे समुद्र के पानी में बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे एमिली देख लेता और उसे बचाने के लिए जाता, मगर अब भी हॉब्स ने हार नहीं मानी थी और वो शिप की डेक पर से उन लोगों पर फायरिंग करने लगता है, जिसमें एमिली के कंधे पर एक गोली लग जाती है। तभी रे एक फायर वहां पर रखे ऑयल टैंकर्स में आग लगा देता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर उन्हें मोरक्को के कोस्ट पर ड्रॉप कर देता है। अब उन्हें वहां लेने के लिए एक कार आती है जिसमें से जेसिका बाहर निकलती है। जी हाँ दोस्तों, वही जेसिका जिसने उसे ये केस दिया था। वो एमिली को डैड कहकर बुलाती है। तब एमिली बताता है कि असल में वो ही विक्टर मैनहीम है और अब तक वो एक नकली आइडेंटिटी के साथ था और उन लोगों ने रे को वहां जानबूझकर और उन्हीं के लोगों ने रे को किडनैप किया था और वहां जानबूझकर उसे बचाने के लिए ही भेजा गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उन्हें वहां से निकाल लेगा। अब ये सब जानकर रे को थोड़ा शौक लगता है, मगर फिर वो लोग एक दूसरे को गुड बाय कहकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब यहाँ जब रे एबिगेल और हर्ष से मिलता है तो वो उसे बताता है कि ये सब कुछ क्लार्क का काम था। असल में वो ही उस जेल का सीईओ है जिसे उसके लिए एक बड़ी रकम दी जा रही थी। अब ये सब सुनकर वो लोग क्लार्क को किडनैप करके कहीं ले जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक कार में होता है जो ओपन नहीं हो रही थी और वो कार एक कंटेनर में होती है और वो कंटेनर एक शिप पर समुंदर के बीच में होता है जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था। इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।